हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की एक कविता पढ़ी थी, शामे किसान। इस कविता को लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। उसमें हमने इस कविता की व्याख्या समझी थी। तो इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी और चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर निकालिए। तो इसमें ना सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यह एक रूपक है। रूपक ना एक अलंकार होता है। ठीक है। और इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर कवि ने कविता में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ा है। उस रूप उन्होंने एक किसान की जो उपमा है वो प्रकृति के अलग अलग दृश्यों से की है। ठीक है। तो इसमें प्रश्न में हमें पहले जो रूपक है वो बताया गया है, उसके बाद तीसरा बताया गया है, दूसरा, चौथा और पांचवा हमें बताना है। ठीक है। तो जिस तरह पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाई गई है कि मतलब आकाश को किसान का साफा बताया गया था, पगड़ी बताई गई थी। तो दूसरी एक रूपता कौन सी थी? चिलम। उन्होंने सूरज को चिलम सी कहा था, चिलम जैसी कहा था। ठीक है। तीसरी एक रूपता क्या थी? नदी और चादर, यानी कि नदी को उन्होंने चादर के समान बताया था। चौथी एकरूपता क्या थी? पलाश के जंगल की अंगीठी में, यानी कि पलाश के जो जंगल था उसको एक अंगीठी की भांति बताया गया था। और पांचवी एकरूपता क्या थी? अंधकार। अंधकार को उन्होंने भेड़ों के गले सा, मतलब उस भेड़ के ग्रुप में बताया गया है। तो पहली एकरूपता क्या थी उनकी? उन्होंने आकाश को साफा बताया था। ठीक है। और दूसरी एकरूपता क्या थी? उन्होंने सूरज को चिलम की तरह बताया था। तीसरी एकरूपता थी कि नदी को उन्होंने चादर की तरह बताया है। चौथी एकरूपता क्या बताई है? पलाश के जो फूल होते हैं उनको जंगल की अंगीठी बताया गया है। और पांचवी एकरूपता बताई है अंधकार, जिसको उन्होंने किससे जोड़ा है? भेड़ों के ग्रुप से, गले से। ठीक है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो हमें इन तीनों प्रश्नों के अब उत्तर देने हैं। ठीक है। और ये उत्तर कैसे देने हैं हमें? शाम का जो दृश्य है अपनी घर की छत से या खिड़की से देखकर बताने हैं। तो शाम में घर की छत या खिड़की से शाम का दृश्य देखने पर पता चलता है। पहला प्रश्न था इनका, शाम कब से शुरू हुई? सूरज के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के साथ ही शाम की शुरुआत हो जाती है। लगभग 5 बजे हमें शाम महसूस होने लग जाती है। शाम जब 5 बजते तो हमें ऐसा लगने लगता है ना कि अब दोपहर खत्म हुई और शाम शुरू हो गई है। अब इनका दूसरा प्रश्न है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है, फिर उसके बाद सूरज को पूरी तरह डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो उसका उत्तर है, जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ जाने लगा आसमान के रंग में बदलाव देखने को मिला। पहले वो नीले रंग से हल्का पीला हुआ, फिर चारों ओर लालिमा छा गई और फिर धीरे धीरे हर ओर अंधेरा छा गया। मतलब कि जैसे जैसे सूरज छिपता गया वैसे वैसे आसमान का जो है रंग वो बदलता गया। पहले वो नीले रंग सा दिखने लगा, फिर हल्का पीला रंग दिखने लगा, फिर लालिमा छाने लगी। मतलब छिपने लगता है तो आसमान में लाल रंग आ जाता है। लालिमा छा गई और धीरे धीरे क्या हुआ? अंधेरा हो गया। चलिए प्रश्न 3 है। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौआ, मैना, तोता, चील और हंस। मतलब यहाँ पर कवि ने इस कविता में मोर का जब बोलना था, जब मोर बोला तो उसको किस तरह से बताया? ऐसा लगता है जैसे मोर बोल रहा हो या कोई बोल रहा हो, सुनते हो? तो अब हमें इन सभी पक्षियों की आवाज़ को भी इसी तरह एक या दो शब्दों में बताना है। कबूतर की आवाज़ आती है तो कैसा लगता है? जैसा किसी का खत आया हो, क्योंकि पुराने समय में कबूतर के ज़रिए ही अपने जो मैसेज थे, जो भी पत्र थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे।
ठीक है। अब दूसरा है कोआ। अब कोआ जब घर पे बोलता है, घर की छत पे बोलता है, मुंडेर पे बोलता है, तो ऐसा लगता है कि कोई मेहमान आने वाला है। ऐसा कहा जाता है ना कि कोआ का बोलना हमें आगाज़ कराता है कि कोई हमारे घर में मेहमान आने वाला है। मैना। अब मैना जब बोलती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर लगती है, मीठी लगती है। तो जब मैना की आवाज़ सुनते हो तो कैसा लगता है? मन को मोह लेने वाली आवाज़ लगती है। तोता। अब तोता जब देखते हो, तोते की जब आवाज़ सुनाई देती है तो ऐसा लगता है कोई स्वादिष्ट फल, कहते हैं ना जिस जिस फल को तोता खा लेता है वो बहुत ही मीठा फल होता है। तो तोते को देखकर हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि फल बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है? फिर है चील। चील बहुत ऊँची उड़ती है तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है रुको मत और मेरी तरह ऊँचाइयों को प्राप्त करो। हंस। हंस सफ़ेद रंग का होता है, उसको देखकर मन को बहुत शांति मिलती है, तो उसको देखकर कैसा लगता है कि अपने मन को हमेशा शांत रखो। ठीक है? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन-किन रंगों का प्रयोग किया गया है? अब ये जो कविता हमने पढ़ी है, शाम एक किसान, इस कविता को अगर हम चित्रित करें यानी कि बनाएँ, तो हमें किन-किन रंगों की ज़रूरत पड़ेगी? इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस कविता में जो है ना, कवि ने बहुत सारे रंगों का उल्लेख किया है। ठीक? अब है प्रश्न 5, शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। शाम के समय ये क्या करते हैं? अब इसमें ये कौन है? पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़-पौधे, पिताजी और किसान। यानी कि शाम के समय पक्षी क्या करते हैं? खिलाड़ी क्या करते हैं? फल वाले क्या करते हैं? माँ क्या करती है? पेड़-पौधे क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? और किसान क्या करते हैं? हमें सबके बारे में वर्णन करना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पक्षी, सबसे पहले हम पक्षी को लेते हैं। शाम के समय क्या होता है? पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं? खिलाड़ी अपना खेलना बंद कर देते हैं, वो दिन में खेलते हैं। फल वाले क्या करते हैं? फल बेचते हैं। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। पिताजी शाम के समय क्या करते हैं? पिताजी दफ्तर से घर लौटते हैं, घर आते हैं। और किसान किसान शाम के समय अपने खेतों से लौटकर घर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? शाम के समय बच्चे खेलते हैं। ठीक है? तो ये है आपके प्रश्न 5 का उत्तर। अब है प्रश्न 6, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगता है? मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं 4, ये लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, और जो कविता आपने पढ़ी है कि शाम एक किसान, वो लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो इन कविताओं में आपको क्या अलग लगता है? क्या अंतर, मुख्य अंतर क्या लगा है? देखिए, सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता दोनों में ही संध्याकालीन वर्णन किया गया है। अब दोनों ही कविताओं में शाम का समय बताया गया है ना, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने संध्याकालीन दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वहीं सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज़ को अपनी कविता में प्रधानता दी है। यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो कविता की जो 4 पंक्तियाँ हैं, इसमें उन्होंने पक्षियों की चहचहाहट को मेन बताया है, प्रधानता दी है। और जो उम, सॉ नहीं सॉरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने तो अपनी शामे किसान कविता में किसान को प्रधानता दी है, और सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसमें पक्षियों की चहचहाहट को प्रधानता दी है। ठीक है? तो ये थे आपके इस शामे किसान कविता के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन से पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस डॉक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इससे अच्छे से मदद ले सकते हैं। थैंक यू।